हेलो बच्चों आज हम लोग लेक्चर नंबर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 5th करेंगे और इस लेक्चर में हम नर्व्स इक्वेशन के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हमारे बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और साथ ही साथ हमारे कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जेई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इससे रिलेटेड बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, अच्छे टाइप्स के न्यूमेरिकल्स बनते हैं, इसलिए नर्व्स इक्वेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग सब लोग नर्व्स इक्वेशन पढ़ेंगे और आप सब इसकी हेडिंग लगा लीजिए। उसके पहले माय नेम इज पंकज पांडे एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट चैनल केमिस्ट्री वाला। तो चलिए बच्चों, हेडिंग लगाइए। सब लोग नर्व्स इक्वेशन के बारे में पढ़ते हैं। नर्व्स इक्वेशन, देखिए बच्चों, नर्व्स इक्वेशन की यहां पे हमको जरूरत क्यों पड़ी? अगर बच्चों आपने हमारे पिछले लेक्चर्स के बारे में ना देखा हो तो प्लीज 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 इस लेक्चर को देखने से पहले हमारे जितने भी वीडियोस पहले के हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को, उनको आप अच्छे से देख लीजिए। इससे होगा ये कि आपको चीजें अच्छी तरह से समझ में आने लग जाएंगी। तो बच्चों, पिछले लेक्चर्स में हमने जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में देख लिया था, ईएमएफ ऑफ द सेल के बारे में देख लिया था, और वो सारी चीजें हमारी स्टैंडर्ड कंडीशन को लेकर के थी। यानी स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब ये हुआ कि हमारा जो कंसेंट्रेशन रहेगा वो 1 मोलर का रहेगा, टेम्परेचर हमारा 25 डिग्री सेल्सियस का रहेगा, और साथ ही साथ प्रेशर हमारा जो है वो 1 बार या 1 atm का रहेगा। तो उससे रिलेटेड जो है कि जितने भी क्वेश्चंस बनने थे उनको हमने कर लिया था। अब बात आती है कि अगर हमारा कंसेंट्रेशन चेंज हो जाए, टेम्परेचर चेंज हो जाए, हमारा प्रेशर चेंज हो जाए, तो उस कंडीशन में हमको क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या ईएमएफ फाइंड करने के लिए। तो फिर नर्स्ट एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने जो है अपना एक कुछ फॉर्मूला दिया, कुछ इक्वेशन दिया, जिसको हम नर्व्स इक्वेशन के बारे में नर्व्स इक्वेशन के नाम से जानते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि नर्व्स इक्वेशन है क्या चीज, और सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लेंगे। फिर इसके बाद जो है थोड़ी सी इसके बारे में चर्चा और अच्छे से कर लेंगे। नर्व्स इक्वेशन की डेफिनेशन है यहाँ पे बच्चों, E इक्वल टू E0 माइनस 2.303 RT बटे NF log 10 यहां होगा ऊपर प्रोडक्ट और नीचे हो जाएगा कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये जो ब्रैकेट है बच्चों, ये कंसेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये हमने पिछले क्लास 11th में जो है केमिकल इक्विलिब्रियम में बहुत अच्छी तरह से देख लिया था। देखिए बच्चों, कहीं कहीं बुक्स में जो है ये जो P और R है, इसकी जगह पे Q लिखा रहता है। Q का मतलब होता है रिएक्शन कोसेंट, और Q इज इक्वल टू यहाँ पे PR इस तरह से होता है। तो चाहे आप P बटे R लिख दीजिए या फिर जो है P बटे R की जगह पे आप Q लिख दीजिए, बात वही हो जाएगी। लेकिन मैं इसको डिस्क्राइब फॉर्म में लिख देता हूं, शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब ये जो Q है ना बच्चों, ये तब लिखा जाता है जब हमारी इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं हो, और जब हमारी कोई भी रिएक्शन अगर हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन की तो उसकी जगह पे हम K लिखा करते थे, और इसकी भी वैल्यू वही है P बटे R, कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बटे कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, है वही चीज। पर केमिकल इक्विलिब्रियम में जब हमने देखा था तो K रिप्रेजेंट करता है कि कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है, और जबकि Q रिप्रेजेंट करता है कि कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम कंडीशन पे नहीं है। तो चलिए हम जो है इस पॉइंट पे आ जाते हैं। इन सारी चीजों के बारे में हमने 11th क्लास में केमिकल इक्विलिब्रियम के समय में डिस्कस कर लिया था। अब बात आती है बच्चों, देखिए यहाँ पे E रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, E रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, या फिर इसी को हम कहते हैं ईएमएफ कहते हैं। क्या कहते हैं? ईएमएफ। देखिए अभी नॉट नहीं लिखा है यहाँ पे, यानी कि ये स्टैंडर्ड कंडीशन का नहीं है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहिए या ईएमएफ कहिए, इसके बारे में मैंने आपको पहले ही लेक्चर्स में बता दिया था कि चाहे ईएमएफ हो चाहे फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो, इसको हम ई से ही रिप्रेजेंट करते हैं। अगर स्टैंडर्ड की बात आती है तो फिर ई नॉट रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब मैं यहाँ क्या लिख रहा हूं? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये। इसके साथ इसको स्टैंडर्ड ईएमएफ भी कहेंगे क्योंकि ई नॉट लिखा हुआ है, और साथ ही साथ यहाँ पे जो है जो कंडीशन रहेगी वो बच्चों स्टैंडर्ड नहीं रहेगी। यानी कहने का मतलब कंडीशन विल
बी नॉट स्टैंडर्ड, और जबकि यहां पे जो कंडीशन रहेगी वो स्टैंडर्ड रहेगी। यानी कहने का मतलब हमारा जो ईएमएफ रहेगा ये वाला या फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रहेगा वो स्टैंडर्ड टाइप का रहेगा। और ये ऑलरेडी जो है साइंटिस्टों ने फाइंड करके रख दी है हर एलिमेंट्स, हर इलेक्ट्रोड के बारे में, चाहे जिंक का ले लो चाहे कॉपर का ले लो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पूरा जो है ये सब फाइंड करके रखा हुआ है। तो इसका कंसेंट्रेशन कितना होता है, 1 मोलर होता है। इसका टेम्परेचर कितना होता है, तो वो होता है 25 डिग्री सेल्सियस, या इसी को कहते हैं 298 केल्विन। प्रेशर इसका कितना रहता है बच्चों, 1 बार रहेगा या फिर 1 ATM रहेगा। ये सारी चीजें हमने पिछले लेक्चर्स में काफी अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया था। नल्स इक्वेशन की जरूरत ये इसलिए पड़ी कि जब मान लीजिए हमको ईएमएफ फाइंड करना पड़ा किसी भी टाइप्स के कंसेंट्रेशन के समय पे, तब हमको जो होता है ये नल्स इक्वेशन का फॉर्मूला लगाना पड़ जाएगा। अब बात आती है बच्चों ये एन क्या है, तो ये है हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, यानी कितने इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ट्रांसफर हुए हैं ड्यूरिंग द सेल रिएक्शन। और अगर आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फाइंड करना होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन लिखेंगे आप उस समय पे, यानी इलेक्ट्रॉन कितना गेन हुआ है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है। ऑक्सीडेशन के समय पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन के समय पे इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है तो कोई भी एलिमेंट क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, इसलिए ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन के समय पे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन भी इसी को कहते हैं, ये होता है रिडक्शन के समय पे। भाई रिडक्शन की प्रोसेस क्या कहलाती है कि जितना कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। इस प्रकार से ये जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ये सेल के समय पे होता है। सेल का मतलब क्या हुआ, जब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल को दोनों को जोड़ करके हम सेल रिएक्शन फाइंड करते थे, उस समय में हम टोटल क्या कैलकुलेट करते थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन कितना लूज किया और रिडक्शन में कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया, वो एन को रिप्रेजेंट करता है। जबकि अगर एफ की बात करें तो तो ये होता है फैराडे होता है। फैराडे ने क्या बताया था, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 96,500 कूलम, यही होती है। इसके बाद बात आती है आर क्या है, तो आर इज द गैस कांस्टेंट, और यहां पे जो है आर की वैल्यू 8.314 जूल पर मोल केल्विन होगी, ये फिक्स्ड वैल्यू। और ये है हमारी टेम्परेचर। अक्सर क्वेश्चन में बच्चों टेम्परेचर जो होता है 25 डिग्री सेल्सियस को ही अज्यूम करके लिया जाता है, यानी 298 केल्विन। और अगर मान लीजिए टेम्परेचर जो है 25 डिग्री सेल्सियस क्वेश्चन में नहीं दिया है या कुछ और दिया है, तो वो आपको यहां पे रख देना है। इसके बाद ये जो चीज है इसको हम कहेंगे कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। क्या है ये, कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, जबकि आर हमारा रिप्रेजेंट करता है कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इस तरह से इस नर्स्ड इक्वेशन में जितनी भी चीजें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। अब जैसे जैसे मैं आपको इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कराऊंगा, सारे डाउट्स आपके इसके क्लियर होते चले जाएंगे। अब यहां पे बच्चों नर्स्ड इक्वेशन का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल करके अभी सामने आएगा। देखिए, अब आर की वैल्यू फिक्स हो गई, टी की भी वैल्यू लगभग फिक्स रहती है हर क्वेश्चंस में, हर न्यूमेरिकल्स में लगभग फिक्स रहती है कि 25 डिग्री सेल्सियस दिया रहेगा। अगर मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस नहीं दिया है तब तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, और अगर मान लीजिए टेम्परेचर आपको 25 डिग्री सेल्सियस दे दिया तो आर भी फिक्स, फैराडे कांस्टेंट भी फिक्स हो जाएगा, और टेम्परेचर जैसे ही आप 25 डिग्री सेल्सियस देखेंगे तो आपको फॉर्मूला फिर जो है नल्स इक्वेशन का ये वाला लगाना है, E इज इक्वल टू E नॉट माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई n
log की बेस 10 कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला तब हम यूज करेंगे जब हमारा टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस हमारे क्वेश्चन में दिया रहेगा। ये इक्वेशन हमको तब अपने यूज में लेनी है जब टेम्परेचर आपका 25 डिग्री सेल्सियस क्वेश्चन में दिया हो, और अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस नहीं देता है तब हमको ये वाली जो है इक्वेशन हमको लगानी है और हमको अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को कर लेते हैं ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। और हाँ बच्चों, साथ ही साथ ये कंफर्म आप मान के चलिए कि आपका कंसेंट्रेशन जो है अलग अलग रहेगा, स्टैंडर्ड कंडीशन का 1 मोलर का नहीं रहेगा, तभी नेक्स्ट इक्वेशन का हम यूज करेंगे। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड रिडक्शन पोटेंशियल और आरपी एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ, फाइंड reduction potential and oxidation potential of Fe2 plus 0.01 मोलर। अब देखिए यहां पे इसका कंसेंट्रेशन कितना दिया, 0.01 मोलर। Fe सॉलिड स्टेट, ये एक्वस स्टेट में है एट 25 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए आपको यहां पर रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फाइंड करना है इस इक्वेशन का, और दिया हुआ है कि 25 डिग्री सेल्सियस। स्टैंडर्ड ई नॉट की वैल्यू दी हुई है Fe2 प्लस Fe इक्वल्स टू -0.45 वोल्ट। तो देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया है कि जैसे ही अगर आप देखिए क्वेश्चन में 25 डिग्री सेल्सियस दिया हो तो आपको कुछ नहीं करना है, फटाक से वाला फॉर्मूला लगाइए, E इक्वल्स टू E नॉट माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई n लॉग की बेस 10 कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब देखिए बच्चों, यहां पे आपको बोल रहा है कि रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपको फाइंड करना है। तो देखिए आपको जो है ये जो E देगा आपको, ये क्या E दे रहा है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर ईएमएफ देगा, लेकिन ये हमारा नॉट नहीं लगा हुआ इस फॉर्मूले में, लेकिन ये हमारा कैसा रहेगा, स्टैंडर्ड कंडीशन का नहीं रहेगा। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मैंने आपको पहले ही बताया है कि दो टाइप के होंगे, रिडक्शन पोटेंशियल या फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। वो अलग बात है कि आईयूपीएससी ने निर्धारित करके रख दिया है कि हमारा जो भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रहेगा वो हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल को कैलकुलेट करके करना है। तो चलिए हम क्या करेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल को फाइंड कर लेते हैं और जस्ट इसका अपोजिट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा। ये हमारा बच्चों रिडक्शन पोटेंशियल के द्वारा हम इसे हम रिडक्शन पोटेंशियल को फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए अब हमको रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, स्टैंडर्ड यहाँ पे दे रखा है आपको, और वो भी कैसा होना चाहिए, जब ये हमारा आरपी हम इसको फाइंड कर रहे हैं तो ये भी आरपी होना चाहिए। साथ ही साथ ये जो एन है वो भी रिडक्शन पोटेंशियल का ही होना चाहिए, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने गेन हुआ है इसमें ये हमको देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए ये स्टैंडर्ड ही हमको क्या दिया है, Fe2 प्लस, यानी चार्ज क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, और जब चार्ज डिक्रीज करता है तो वो रिडक्शन पोटेंशियल होता है, वो रिडक्शन की कंडीशन होती है। और यहाँ पे इसकी वैल्यू दे रखी हुई है, यानी ये दे रखा है, ये तो हमको फाइंड है। एन हमको देखना पड़ेगा कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन हुए हैं। तो देखिए Fe2 प्लस जब 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तभी जाके Fe बनेगा। तो ये हो गया Fe, ये हो गया हमारा सॉलिड, और ये हो गया एक्वस, यानी एन की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब बात आती है कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हमारा क्या है, Fe है, सॉलिड है, रिएक्टेंट हमारा Fe2 प्लस एक्वस है, और इसकी वैल्यू देकर रखी है 0.01 मोलर, यानी इसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है, 0.01 मोल इतनी दे रखी हुई है। अब बात आती है कि रिएक्टेंट के केस में हम क्या लिखेंगे, कंसेंट्रेशन, क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो बच्चों केमिकल इक्विलिब्रियम जब हमने पढ़ा था तो हमने देखा था कि किसी भी एलिमेंट्स का जब स्टेट जो है प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड रहेगा
तो उसका जो कंसेंट्रेशन है वो हमेशा क्या रहेगा, यूनिटी आ जाएगा, यानी यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितनी हो जाएगी 1। अब बस सारी वैल्यूज को आप यहाँ पे रख दीजिए और इसको कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए ई नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, -0.05, ये रख दिया, -0.0591, एन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, लॉग की बेस 10 हो जाएगा, प्रोडक्ट हमारा कितना हो जाएगा 0.01 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 1 हो जाएगा। इस तरह से सॉरी ये चीज ऊपर रहेगी क्योंकि प्रोडक्ट हमारा सॉलिड था, इसलिए ये 1 इधर और ये रिएक्टेंट इधर हो जाएगा, ये 1 ऊपर हो जाएगा और ये 0.01 नीचे हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, -0.45 -0.0591 डिवाइडेड बाई 2, लॉग की बेस 10, इसको 1 और इसको 10 की पावर -2 लिख सकते हैं, भाई 0.01 को हम 10 की पावर -2। अब इसको और सॉल्व कर लीजिए, -0.45, इसको अब क्या मान लीजिए आप 0.06 मान लीजिए, टोटल मान सकते हैं ना अप्रॉक्स वैल्यू। अब ये हो जाएगा लॉग 10, ऊपर इसको कर देंगे तो 10 की पावर 2, लॉग बेस 10 की पावर 2, ठीक है। चलिए अब इसको यहाँ फाइंड कर लेते हैं, इक्वल्स टू हो जाएगा -0.04, 0.45 माइनस, इसको सॉल्व कर देंगे कितना आ जाएगा 0.03, ये आ जाएगा। और इसको अब हम क्या लिख सकते हैं 2 log 10 लिख सकते हैं, यानी -0.45 माइनस 0.03 इंटू 2, log 10 की वैल्यू 1 होती है इसलिए यहाँ पे 2 हो जाएगा और इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए 0.06। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व कर दीजिए, ये माइनस ये भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, यानी दैट इज कॉल्ड, तो कितना हो जाएगा 6, 5, 11, 0.51, ये आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल का, वोल्ट में आ जाएगा, यानी रिडक्शन पोटेंशियल कितना हो गया -0.51। अब अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है तो क्या मैंने बताया था आपको, इसी का जस्ट अपोजिट कर दीजिए, यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है यहाँ ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इक्वल्स टू हो जाएगा +0.51, बस कुछ नहीं करना है। और इस तरह से आप जो है इस नर्स्ट इक्वेशन के द्वारा आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, फिर चाहे वो रिडक्शन पोटेंशियल हो या फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, उसको आसानी से फाइंड कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और मैं ले लेता हूं जल्दी से, ताकि आपका और भी कुछ मोराल आपका बूस्ट हो जाएगा। बच्चों प्लीज न्यूमेरिकल से डरा मत करिए, उसको सॉल्व करिए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स ही एकमात्र आपके लिए जरिया हो सकता है आपके सारे डाउट्स और आपके अंदर कॉन्फिडेंस को डेवलप करने का। तो चलिए बच्चों, मेरा क्वेश्चन है हमारा, फाइंड reduction potential RP and oxidation potential of, find reduction potential and oxidation potential of Cr chromium solid Cr3+, ये एक्वस फॉर्म में है और इसका कंसेंट्रेशन दे रखा है 0.1 मोलर, 0.1 मोलर at 25 डिग्री सेल्सियस, और स्टैंडर्ड ई नॉट की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे Cr3+ से Cr इक्वल्स टू 0.75 वोल्ट, 0.75 वोल्ट और यहाँ पे माइनस। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को आप जो है वीडियो को पॉज करके और कर सकते हैं, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में बताया था मैंने, सेम टू सेम कुछ नहीं है। 25 डिग्री सेल्सियस जैसे ही आपने देखा, आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, E नॉट -0.0591 एंड लॉग की बेस 10, कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बस
अब ई नॉट की वैल्यू दे रखी है, आपको एन फाइंड करना है। सबसे पहले हम रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड करेंगे। क्यों फाइंड करेंगे? क्योंकि आईपीएससी ने दे रखा है कि आप रिडक्शन पोटेंशियल का जमाना है भाई, तो इसलिए आप रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड कर लीजिए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑटोमेटिक आ जाएगा। चाहे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फाइंड कर लीजिए, रिडक्शन पोटेंशियल जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा। लेकिन हम रिडक्शन पोटेंशियल इसलिए फाइंड करेंगे ताकि हमारे हैबिट में ये चीजें आती चली जाए। तो चलिए अब हम एन देखते हैं। एन क्या हो रहा है यहाँ पे? रिडक्शन, ये रिडक्शन भी पोटेंशियल दिया हुआ है, ये भी आरपी होना चाहिए, ये भी आरपी, ये एन भी जो हम फाइंड करेंगे वो आरपी का ही होना चाहिए। यानी आरपी में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो इलेक्ट्रॉन जब क्रोमियम की बात आएगी तो 3+ है, तो यानी 3 इलेक्ट्रॉन को ये गेन करेगा, तब तो जाके सीआर सॉलिड में चेंज हो जाएगा इस तरह से। यानी एन की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे 3 होगी। अब बात आती है कि कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा? अभी मैंने आपको बताया कि प्योर कंडीशन में कंसेंट्रेशन प्रोडक्ट कितना होता है? 1 होता है। यानी इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और इसकी वैल्यू यहाँ पे दी हुई है एक्वस फॉर्म में 0.1 रिएक्टेंट की। भाई इस इक्वेशन में आपको क्या पता चला? ये प्रोडक्ट हो गया, ये रिएक्टेंट हो गया। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरह से ये फाइंड करें प्रोडक्ट कौन है और कौन सा रिएक्टेंट, तो जब क्रोमियम ने 3 इलेक्ट्रॉन को गेन किया तब तो जाके क्रोमियम में चेंज हुआ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट। ये हमारा क्या हो जाएगा? रिएक्टेंट। लेकिन हाँ, ये रिडक्शन के केस में है प्रोडक्ट हमारा। अगर यही चीज मैं ऑक्सीडेशन करता तो ये चीज हमारी प्रोडक्ट के फॉर्म में रहती। क्यों रहती? क्योंकि सीआर लूज करता है इलेक्ट्रॉन को। जब सीआर लूज करता है इलेक्ट्रॉन को तो Cr3+ उधर चला जाता, यानी प्रोडक्ट हमारा ये बन जाता और रिएक्टेंट हमारा जस्ट उसका अपोजिट हो जाता। लेकिन इस केस में, रिडक्शन के केस में इलेक्ट्रॉन को गेन करना पड़ेगा, तो Cr3+ लिखा मैंने और 3 इलेक्ट्रॉन ये गेन किया, तब जाके ये प्रोडक्ट बना। इस तरह से ये हो गया। अब सारी वैल्यूज को रख दीजिए, ये आपको फाइंड ही करना है। ई नॉट दिया है -0.75, -0.591, एन की वैल्यू है 3, लॉग की बेस 10 लिखिए, प्रोडक्ट है 1 और रिएक्टेंट है 0.1। इसी के आगे लिख देता हूं मैं -0.75, -0. यहाँ एक लिखना भूल गया मैं, सॉरी, 0.591, 0.06 और ये हो जाएगा 3, लॉग की बेस 10, 1 ऊपर और इसको आप क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर -1 हो गया। अब इसको यहां लिख देता हूं मैं -0.75, कितना हो जाएगा? 3 2 या 6 यानी 0.02, लॉग की बेस 10 और ये ऊपर चला गया ये वाला, तो क्या हो जाएगा? 10 की पावर 1 यानी इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं? -0.75, -0.02। अब इसको क्या लिख सकता हूं? इंटू 1 log 10। log 10 की वैल्यू क्या होती है? 1 -0.75 -0.02 और ये हो जाएगा इंटू 1। कुछ नहीं करना, इसको सॉल्व कर दिए, दैट इज -0.77 वोल्ट आ जाएगा। ये आपका आएगा ERP। तो EOP क्या हो जाएगा? यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जस्ट उसका अपोजिट, +0.77 वोल्ट। बहुत इजी वे में आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। और मैं देख लेता हूं कि मेरा वीडियो सही चल रहा है या नहीं, ताकि मेरी मेहनत न बेकार जाए। वीडियो मेरा बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा है। चलिए बच्चों, अब आज के लेक्चर में इतना ही और मिलते हैं हम अगले लेक्चर में कुछ और न्यूमेरिकल्स को लेकर के। आप बने रहिए मेरे साथ में और इसी तरह से अच्छे अच्छे टॉपिक्स को मैं लेकर के आऊंगा और आपके सारे डाउट्स क्लियर करते चले जाऊंगा। हाँ बच्चों, प्लीज मेरी एक आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बच्चों, तब तक के लिए आप सबको पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़िए और ऑल द बेस्ट।